अब नॉर्मली हम बात करें तो जो हमारा प्रोसेस होता है फूड इनटेक का या इंजेक्शन ऑफ फूड का, वो ये होता है कि कोई भी फूड और फ्लूइड हम माउथ के अंदर प्लेस करते हैं, अगर चेवेबल है, चबाने जैसा, तो हम उसकी चेविंग करते हैं, उसका मेस्टिकेशन करते हैं, उसको चबाते हैं और फिर हम उसको बॉलस के रूप में इसोफेगस के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, और वो इसोफेगस उस फूड को कहां लेकर जाती है? स्टमक के अंदर। इसोफेगस एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है, और जब ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है तो उसके दोनों एंड पर, दोनों सिरों पे दो स्फिंक्टर होते हैं। एक अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो ऊपर की तरफ है, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो नीचे की तरफ है। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्रिकोफेरिंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्रिकोफेरिंजियल, और लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर। इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो आपका स्फिंक्टर है वो है आपका कार्डिक स्फिंक्टर। अब ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब होता क्या है, फूड को माउथ के अंदर प्लेस किया, चबाया, इसोफेगस में भेजा, इसोफेगस लेकर गए स्टमक में, और एक बार जाने के बाद में नॉर्मली ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है। नॉर्मली क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। अब यहां पर क्या होता है, अगर ये बंद हो गया, फूड यहां पर आ गया स्टमक के अंदर और ये बंद हो गया तो ठीक है, पर अगर ये खुला रह जाए तो देयर इज चांसेस कि फूड का क्या हो? बैकफ्लो हो। फूड का क्या हो? बैकफ्लो, जिसके अंदर हम बात करेंगे, बैकफ्लो को हम रीगर्गिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीगर्गिटेशन। और रीगर्गिटेशन बार बार होगा तो उसे हम बोलेंगे रिकरेंट रीगर्गिटेशन। इस डिजीज के अंदर क्या होता है? रिकरेंट रीगर्गिटेशन होता है। अब ये कार्डिक स्फिंक्टर के अंदर जो मसल्स हैं, वो मसल्स देखो, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होती है, सारी एक्टिविटीज। और कई बार कई न्यूबॉर्न्स के अंदर 1 साल तक नर्वस सिस्टम मैच्योर नहीं होता, 1 साल की एज तक। अब नर्वस सिस्टम में मेनली जो आपका सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो अगर इनमेच्योर है या उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, या फिर अगर हम बात करें इस कार्डिक स्फिंक्टर की मसल्स आपकी मैच्योर नहीं हुई है। देखो क्या होता है, मसल्स और नर्वस सिस्टम के बीच में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, जिसको एनएमजे कहते हैं। मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा कोऑर्डिनेट होती है। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब यहां पर नर्वस सिस्टम प्रॉपर से ऑर्डर करेगा मसल्स को तो प्रॉपर काम होगा, पर अगर ऑर्डर नहीं करेगा प्रॉपर से तो प्रॉपर काम मसल्स के अंदर नहीं होगा। तो क्या होता है, कई बार सीएनएस के इमेच्योर होने की वजह से या कार्डिक स्फिंक्टर के अंदर जो मसल्स हैं उसके इमेच्योर होने की वजह से प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है, और जब क्लोज नहीं होगा तो फूड का क्या होगा? बैकफ्लो होगा। गैस्ट्रिक कंटेंट का क्या होगा? बैकफ्लो होगा। इसीलिए इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। गैस्ट्रिक कंटेंट का इसोफेगस के अंदर बैकफ्लो होना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, और ये होता है ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट आपका कार्डिक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको आप कह सकते हैं। ये इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट का मतलब, देखो कॉम्पिटेंट वो होता है जब खुलना है तो खुल गया, जब बंद होना है तो बंद हो गया, कॉम्पिटेंट। पर इनकॉम्पिटेंट की बात करें तो खुलना तो प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पा रहा है, बंद होना है तो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पा रहा है, दैट इज योर इनकॉम्पिटेंट। तो सबसे पहले इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर डिजीज को हम डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज, जिसको आप कार्डिक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अब यहां पर देखो, अब समझना, जैसा मैंने अभी कहा कि ये डिजीज बच्चों में भी होती है और ये डिजीज बड़ों में भी होती है, पर इसका सिग्निफिकेंस बर्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। वो क्या है उसको हम समझते हैं। हमारा जीआरडी मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है फिजियोलॉजिकल, दूसरा होता है पैथोलॉजिकल।
फिजियोलॉजिकल जीआरडी वो है जो 1 साल की उम्र से पहले पहले होता है, और अगर 1 साल की उम्र से पहले पहले हो रहा है तो उसका रीजन होता है वही आपका इमेच्योर सीएनएस या इमेच्योर कार्डिक स्फिंक्टर मसल्स, कार्डिक स्फिंक्टर की मसल्स का इमेच्योर होना या इमेच्योर होना सीएनएस का। और दूसरा जो पैथोलॉजिकल है वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज होता है, और वो कभी भी हो सकता है लाइफ में, और उसके पीछे के जो रीजन है वो कुछ और हो सकते हैं, उसको भी हम यहां पर देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल तक की उम्र तक सीएनएस मैच्योर वैसे हो जाता है, पर नहीं हो रहा है तो वो डिफेक्ट है सीएनएस के अंदर। 1 साल की एज तक सीएनएस मैच्योर हो जाएगा तो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट भी प्रॉपर हो जाएगा, पर अगर नहीं हो रहा है तो वो डिले न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट कहलाएगा। कई बार हाइटल हर्निया होता है। हाइटल हर्निया वो है जिसमें डायफ्राम के थ्रू एब्डोमिनल ऑर्गन्स प्रोट्रूड करते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन प्रोट्रूड करेंगे डायफ्राम को क्रॉस करके किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर। ये हाइटल हर्निया है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल कोज हो सकता है। जो मैं आपको दूसरा जो टाइप बता रहा पैथोलॉजिकल जीआरडी उसका, तो बच्चों से जुड़ा हुआ सिग्निफिकेंस ये है कि अगर सीएनएस इमेच्योर है और उस वजह से जीआरडी हो रहा है बच्चों के अंदर, तो ये सिग्निफिकेंट चाइल्ड बर्थ से जुड़ा हुआ है, चाइल्ड बर्थ के साथ में। इसलिए हम इस डिजीज को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आगे साइन और सिम्टम्स में भी देखोगे कुछ स्पेशल साइन बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिजीज क्या है उसको हमने समझा। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। 2 टाइप का जो हमारा जीआरडी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, उसकी हम बात करें। फिजियोलॉजिकल 1 साल की एज से पहले, पैथोलॉजिकल 1 साल की एज के बाद में। और जैसा हमने देखा ये सीएनएस या कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स के इमेच्योर होने की वजह से, और ये आपका एनी अदर एब्नॉर्मलिटी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कौन सी एनी अदर एब्नॉर्मलिटी हमारी हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम कॉजेस की बात करें, चाहे वो इसके साथ में जुड़े हुए हो चाहे इसके साथ में जुड़े हुए हो। अब देखो वैसे देखा था तो हमारा यहाँ पर पीडियाट्रिक के अंदर जीआरडी जो पढ़ा जा रहा है वो ये वाला जीआरडी फिजियोलॉजिकल, जो 1 साल की उम्र से पहले हो रहा है। और उसका रीजन ये नहीं है कि न्यूबॉर्न के अंदर हाइटल हर्निया या न्यूबॉर्न के एब्डोमिनल प्रेशर का बढ़ा हुआ होना। इसका रीजन ये है कि सीएनएस कुछ समय ले रहा है मैच्योर होने में, जिस वजह से न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट आपका डिले हो रहा है ना। क्योंकि नर्वस सिस्टम ऑर्डर देगा तभी मस्कुलर सिस्टम काम करेगा। हमारी बॉडी में हर एक जगह से होता है, हमारी बॉडी की हर एक एक्टिविटी नर्वस सिस्टम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती है ना। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जो नर्वस सिस्टम के इन्वॉल्वमेंट के बिना हो जाए। तो यहाँ पर भी क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट अगर समय पे हुआ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तो प्रॉपर एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, पर नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, तो कहीं की दिक्कत होगी, रिकरेंट रिगर्गिटेशन होगा, जीआरडी डेवलप होगा, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें इसके कॉजेस की, अब देखो ये तो आपने एक तरीके से जो उसके कॉजेस थे उसको आपने लिस्ट आउट किया, डिजीज को समझा, कॉजेस को देखा, साइन और सिम्टम्स। अब इसमें मेन साइन और सिम्टम्स तो आपका रिकरेंट रिगर्गिटेशन ही है। बाकी के जो साइन और सिम्टम्स है वो रिकरेंट रिगर्गिटेशन को फॉलो करने से डेवलप होने वाले। आप खुद सोचिए कि जब स्टमक के अंदर फूड और फ्लूइड आया, होना क्या चाहिए, नॉर्मल डाइजेशन होके और आगे की तरफ मूव होना चाहिए, और वहां पर कार्डियक स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट होने की वजह से उसी फूड और फ्लूइड का बार बार बैकफ्लो हो रहा है। तो क्या उस फूड और फ्लूइड का प्रॉपर डाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या न्यूट्रिएंट न्यूबॉर्न को मिलेंगे? प्रॉपर नहीं मिलेंगे। न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो क्या प्रॉपर एज के अकॉर्डिंग वेट गेन होगा? नहीं होगा। क्या वेट गेन नहीं होगा तो एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, जिसको हम कहेंगे वेट लॉस। जब इस तरीके की एक्टिविटीज होती है तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेशन, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू द एज वेट का गेन नहीं हो पाना, ग्रोथ रिटार्डेशन। ये कुछ नॉर्मल साइन है। पर कभी कभी क्या होता है, जब गैस्ट्रिक कंटेंट का बार बार बैकफ्लो हो रहा है तो जैसे ये ऊपर की तरफ गया, है ना, आगे की तरफ अगर हम बात करें ऊपर की तरफ जाएगा, फेरिंग्स देखो सबसे पहले हमारा माउथ है, ओरल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स के 3 पार्ट, नेजो
ओरो एंड लेरिंगो। नेजोफेरिंग्स नोज के पीछे वाला, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी के पीछे वाला, लेरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे वाला। अब लेरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे वाला पार्ट है, तो अगर ये इसोफेगस से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट जाता है तो उसके जस्ट आगे लैरिंग्स है, क्योंकि लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के पीछे, तो लैरिंग्स लेरिंगोफेरिंग्स के आगे। एक ही बात, ए के पीछे बी तो बी के आगे ए, ये वाली बात है ना। तो अगर हम बात करें हमारा लैरिंग्स का जो ढक्कन होता है, जो लीड होता है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, वो केवल स्वेलोइंग के समय पे बंद रहता है, बाकी हमेशा खुला हुआ है। ये दो ही चीजें तो जाती है इस पार्ट से हमारी, एक तो एयर, दूसरा फूड। एयर जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का ही काम है। और फूड जब हम इनहेल करते हैं तो फूड माउथ के अंदर जो भी है, चाहे वो फूड हो या फ्लूइड हो, उसको इसोफेगस में भेजने के लिए आप करते हैं स्वेलोइंग, जिसको हम कहते हैं निगलना। और जब भी आप स्वेलोइंग का प्रोसेस करेंगे उस समय पे वो एपिग्लोटिस जो है वो लैरिंग्स को ढक देता है। तो लैरिंग्स ढका हुआ है तो फूड और फ्लूइड केवल और केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही जाते हैं। ये तो ऐसा होता है स्वेलोइंग के टाइम पर जब बार बार रिगर्गिटेशन हो रहा है तो स्वेलोइंग थोड़ी हो रहा है, उस समय पर स्वेलोइंग नहीं हो रहा है, हमारा लैरिंग्स ओपन पड़ा हुआ है, एपिग्लोटिस ने उसको ढका नहीं है। देयर इज चांसेस कि फूड और फ्लूइड कंटेंट चले जाए लैरिंग्स के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, और जब ऐसा होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे तो वो निमोनिया कॉज कर सकते हैं। और निमोनिया के इस टाइप को हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्पिरेशन निमोनिया, जो फूड कंटेंट या फ्लूइड कंटेंट के जाने से डेवलप होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें इसके साइन और सिम्टम्स, आफ्टर कॉजेज, एस्पिरेशन निमोनिया। और एस्पिरेशन निमोनिया जब डेवलप होता है तो उसका क्लासिकल साइन है वो है स्टीडोर। स्टीडोर की अगर हम बात करें तो एक तरीके का हार्श वाइब्रेटिंग साउंड होता है जो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डेवलप होता है ना। तो यहां पर अगर एस्पिरेशन निमोनिया डेवलप होगा तो उसके साथ में डेवलप होगा स्टीडोर, और ये जो है वो एक तरीके का हार्श produced during respiration। स्टीडोर से रिलेटेड बात करें, दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन के समय पे एक हार्श वाइब्रेटिंग साउंड का प्रोड्यूस होना। तो देखिए यहाँ पर रिकरेंट रिगर्गिटेशन, पुअर वेट गेन, वेट लॉस, ग्रोथ रिटार्डेशन, एस्पिरेशन निमोनिया, साथ साथ में यहाँ पर एक और चीज देखी जाती है, दैट इज योर हार्ट बर्न। ठीक है, और हार्ट बर्न की अगर हम बात करें, देखो गैस्ट्रिक कंटेंट फूड स्टमक के अंदर आया नहीं तो उसके अंदर HCl मिला नहीं, क्योंकि उसको क्या करना है, उसका डाइजेशन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर HCl मिल जाता है। अब HCl मिला हुआ फूड जब वापिस जाएगा इसोफेगस में तो क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कहीं ना कहीं उस पूरे रीजन के अंदर बर्निंग सेंसेशन कोज करेगा। क्या कोज हो गए? बर्निंग सेंसेशन। और पेशेंट को ऐसा फील होगा कि इस वाले रीजन के अंदर पेन हो रहा है, उसी को कहा जाता है हार्ट बर्न। और उसके लिए जो हमारे मेडिकल जो टर्म है दैट इज योर पायरोसिस। क्या बोला जाता है? पायरोसिस बोला जाता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट बर्न। एक और सिम्टम्स लिख लेते हैं हम वहां पर, और वो है आपका पायरोसिस। तो ये सारे के सारे
कुछ जनरल सिम्टम्स हुए हमारे जो जीआरडी के साथ में जुड़े हुए हैं। अब देखो, अब सबसे क्लासिकल जिसकी हम बात करेंगे केवल और केवल न्यूबॉर्न के अंदर। और न्यूबॉर्न के अंदर जब भी जीआरडी होता है या न्यूबॉर्न के अंदर अगर जीआरडी है तो वहां पर देखा जाता है एक स्पेशल सिंड्रोम और उसका नाम है सेंडाइफर सिंड्रोम। क्या नाम है? सेंडाइफर सिंड्रोम। अब सेंडाइफर सिंड्रोम क्या होता है उसको अगर हम समझें तो ये सबसे पहली बात तो ये न्यूबॉर्न के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? न्यूबॉर्न के अंदर। जीआरडी में क्या होता है, पेन जो रेडिएट होता है वो होता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, क्योंकि स्टमक नीचे है, इसोफेगस उसके ऊपर है और गैस्ट्रिक कंटेंट का बैकफ्लो हो रहा है, तो पेन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ठीक है। अब जब पेन डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाता है तो न्यूबॉर्न क्या करता है, उसको रिलीफ मिले इसलिए वो अपनी नेक के अंदर हाइपर एक्सटेंशन कोर्स करता है। हाइपर एक्सटेंशन, दिस इज हाइपर एक्सटेंशन। नेक के अंदर क्या कोर्स करता है? हाइपर एक्सटेंशन। और ऐसा करने से उसको पेन में रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है? पेन में रिलीफ मिलता है। बट ये रिलीफ केवल इनिशियल स्टेज में मिलता है। शुरुआत में उसको लगेगा कि वो अपनी नेक को हाइपर एक्सटेंशन कर रहा है, उसको पेन से रिलीफ मिल रहा है, तो वो इनिशियल स्टेज में है। बट धीरे धीरे क्या होता है, लेटर स्टेज के अंदर न्यूबॉर्न में जब पेन होता है जीआरडी की वजह से, तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक से भी रिलीव नहीं होता है ना। जैसे अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम है तो आप क्या करते हैं? डिस्प्रिन ले लेते हैं या इबुप्रोफेन ले ली या कॉम्बिप्रेम ले ली, जो भी ले आप। आपकी मेंटलिटी बनी हुई हेडेक होगा तो गोली खानी पड़ेगी तभी हेडेक सही होगा, है ना। और हम खा लेते हैं और हेडेक सही भी हो जाता है। पर जब ये आदतन हो जाएगा तो आपका हेडेक आपकी गोली से भी ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है। फिर हेडेक हुआ, आपने डिस्प्रिन ली, यूजुअली जो 20-25 मिनट में रिलीफ मिलता था नहीं मिला, इंटेंस हेडेक हो रहा है, आप क्या करोगे? एक और डिस्प्रिन खा लेते, है ना। एक से फर्क नहीं पड़ा, एक और खा लेते हैं। तो आपने क्या किया? उसको एक्सेसिव लिया, आवश्यकता से ज्यादा। और बॉडी तो रेजिस्ट होती है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो, है ना, चाहे एंटीबायोटिक हो, चाहे कोई सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली मेडिसिन हो, बॉडी हमेशा उससे रेजिस्ट हो जाती है, तो फिर उसका असर बॉडी पे होता नहीं है ना। तो न्यूबॉर्न को क्या लगता है कि मेरे अंदर में नेक के अंदर हाइपर एक्सटेंशन कोर्स कर रहा हूं, फिर भी मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो वो एक्सेसिव उसकी नेक के अंदर हाइपर एक्सटेंशन करता है। वही बात, डबल डोज, दूसरी गोली। और जब वो एक्सेसिव उसकी नेक के अंदर हाइपर एक्सटेंशन करता है तो एक्सेसिव मूवमेंट की वजह से उसकी नेक मसल्स के अंदर स्पैज्म हो जाता है। नेक मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म होने की वजह से उसमें रिजिडिटी आ जाएगी, जिसको आप कह सकते हैं स्टीपनेस। स्पैज्म का मतलब होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिजिडिटी आएगी, और जब वहां पर मूवमेंट नहीं होगा तो उसी को हम कहते हैं स्टीपनेस। तो जब ऐसा होता है रिजिडिटी और स्टीपनेस आने की वजह से, फिर वो न्यूबॉर्न अपनी नेक को मूव नहीं करा पाता। आप कोई भी देख लो, हमारी बॉडी की कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जिसे अगर आप बॉयज क्रिकेट खेलते हो, है ना, रोज नहीं खेलते हैं, और पता चला 6 महीने के बाद में हमने क्रिकेट खेला और बॉलिंग कर ली, दूसरे दिन पूरा हाथ दर्द कर रहा है। रोज एक्सरसाइज नहीं होती है, आज के दिन हमने एक्सरसाइज कर ली, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। तो ये क्या है? ये जब यूजुअल यूज ना होके जब एक्सेसिव यूज होता है तो ऐसी कंडीशंस होती है। तो जब वो अपनी नेक को एक्सेसिवली मूव करेगा तो स्टीफनेस और रिजिडिटी आएगी, और स्टीफनेस और रिजिडिटी की वजह से मसल्स में रिजिडिटी है तो नेक के अंदर मूवमेंट नहीं हो पाते हैं, और नेक के अंदर जब मूवमेंट नहीं होते तो उसका नेक जो है उसमें मूवमेंट नहीं होने की वजह से उसका जो हेड है वो किसी एक साइड में फिक्स हो जाता है, और उसको हम कहते हैं फिक्सेशन ऑफ हेड ड्यू टू स्पैज्म इन नेक मसल्स।
और उसको हम क्या कहते हैं? फिक्सेशन ऑफ हेड ड्यू टू स्पाज्म इन नेक मसल्स क्या कहते हैं? नवंबर बैच वाले बताएं, बोलो क्या कहते हैं? सही बोल रहे, बोलो। टॉर्टिकोलिस, टॉर्टिकोलिस कहते हैं उसको। और टॉर्टिकोलिस जो वर्ड आया वो टॉर्टोइस से आया, मैंने बताया था आपको। टॉर्टोइस का मतलब होता है कछुआ, है ना, चलता रहता है एक ही दिशा में देखकर, उसको कहीं दाएं बाएं नहीं देखना है। और इंसान चलता कौन है और दाएं बाएं ज्यादा देखता है। दाएं कौन है, बाएं कौन है, पीछे कौन है, आगे कौन है, नीचे नहीं देखना, को देखना नीचे, नहीं तो ठोकर लगती है ना, वहां नहीं देखे। कई बार आपने देखा हम ठोकर खाते रहते हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हमारा ध्यान जहां चल रहे वहां ना होकर दाएं बाएं होता है। तो टॉर्टिकोलिस का मतलब होता है हेड का एक जगह पर फिक्स हो जाना नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म होने की वजह से। और ये जो पूरा इवेंट है अपना जो न्यूबॉर्न के अंदर डेवलप हो रहा है, उसी को हम कहते हैं सैंडाइफर सिंड्रोम। तो अगर पूछा जाए सैंडाइफर सिंड्रोम किसके अंदर आएगा, जी या डी के अंदर आएगा, किसके अंदर डेवलप होता है, स्पेशली न्यूबॉर्न्स के अंदर, ठीक है। तो यहां पर साइन और सिम्टम्स के साथ में ही हम लिख देते हैं इस सिंड्रोम के बारे में।